નીતિ આયોગની બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે। સિદ્ધાર્થ શુટિયા का प्राइवेट सेक्टर देश की इस विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का, प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान भी करना है और उसे आत्मनिर्भर भारत में उतना ही अवसर भी देना है। आत्मनिर्भर भारत एक ऐसे नए भारत की तरफ कदम है जहां हर व्यक्ति, हर संस्था, हर उद्यम को अपनी पूरी क्षमताओं से आगे बढ़ने का अवसर मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और यह उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत जैसा युवा देश, उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, शिक्षा कौशल के बेहतर अवसर उन्हें देने होंगे। साथियों, हमें अपने बिजनेस को, एमएसएमई को, स्टार्टअप्स को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे हर राज्य की अपनी एक खूबी है, हर राज्य के हर जिले के पास अपना हुनर है, अपनी खासियत है, कई प्रकार के पोटेंशियल्स हम बारीकी से देखें तो नजर आते हैं। सरकार द्वारा देश को ये सैकड़ों जिलों के प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनके वैल्यूएडिशन के लिए, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के लिए उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। इससे राज्यों के बीच एक स्वस्थ स्पर्धा अभी प्रारंभ हुई है, लेकिन आगे बढ़ाना है। कौन राज्य सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक प्रकार की चीजें एक्सपोर्ट करता है, अधिकतम देशों में एक्सपोर्ट करता है, अधिक से अधिक मूल्य की चीजें एक्सपोर्ट करता है, और फिर जिलों में भी ये स्पर्धा कैसे बने और हम एक्सपोर्ट पर विशेष बल हर राज्य, हर जिला कैसे दे। हमें इस प्रयोग को जिलों और ब्लॉक्स के बीच भी लेकर जाना है। हमें राज्यों के संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करना होगा। राज्यों से होने वाला एक्सपोर्ट हमें आग्रहपूर्वक, और इसका हिसाब किताब हर महीना लेना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क और केंद्र एवं राज्यों के बीच बेहतर तालमेल भी बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे यहां कोस्टल स्टेट है, मत्स्य उद्योग को, ब्लू इकोनॉमी को और मछली को विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए असीमित अवसर है। हमारे कोस्टल स्टेट उसके लिए क्यों न स्पेशल इनिशिएटिव ले। देखिए, इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिल सकता है, हमारे फिशरमैन को बहुत बड़ा बल मिल सकता है। मैं चाहूंगा कि आप इस बात से परिचित हैं कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए एक पीएलआई स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को भी इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉरपोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों ने बढ़ चढ़ करके उठाना चाहिए। आपने ऐसी कंपनियों का संपर्क करना चाहिए कि दुनिया में इतना कम टैक्स रेट जब किया गया है तो उसका फायदा आपके राज्य को मिलना चाहिए। साथियों, इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए फंड की भी काफी चर्चा हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला ये खर्च देश की अर्थव्यवस्था को कई स्तर पर आगे बढ़ाने का काम करेगा, रोजगार के भी बहुत अवसर पैदा करेगा। एक मल्टीपल इफेक्ट होती है इसकी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में राज्यों का हिस्सा 40% से इसलिए
40% है। और इसलिए जरूरी है कि राज्य और केंद्र मिलकर अपने बजट को सिंक्रोनाइज करे, प्लानिंग करे और प्राथमिकताओं को तय करे। अब भारत सरकार ने अपना बजट पहले की तुलना में 1 महीना प्रीपोन किया है। राज्यों के बजट और केंद्र के बजट में बीच में 3-4 सप्ताह मिल जाते हैं। तो केंद्र के बजट के लाइट में राज्यों का बजट बनता है, तो दोनों मिलकर के एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में भी राज्यों के बजट चर्चा करते होंगे। जिन राज्यों का बजट अभी आने वाला है वो इस काम को और प्राथमिकता पर कर सकते हैं। केंद्रीय बजट के साथ ही राज्यों का बजट भी विकास को गति देने में, राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने में उतना ही अहम है। साथियों, 15वें वित्त आयोग में लोकल बॉडीज के आर्थिक संसाधनों में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस में सुधार लोगों का लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनके आत्मविश्वास का आधार बनती है। इन सुधारों से में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जन भागीदारी भी बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि पंचायत राज व्यवस्था तथा नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस कन्वर्जेंस तथा आउटकम्स के लिए जिम्मेदार बनाने का भी समय आ गया है। स्थानीय स्तर पर बदलाव के लिए जिले, राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो परिणाम कितने सकारात्मक आते हैं, इसके लिए आकांक्षी जिलों का उदाहरण हमारे सामने है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो प्रयोग रहा है वो अच्छे परिणाम दे रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना के कारण जो गति आनी चाहिए तो नहीं आई, लेकिन अब फिर से उस पर हम बल दे सकते हैं। साथियों, कृषि अपार क्षमताओं से भरी है, लेकिन फिर भी कुछ सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी होगी। हम कृषि प्रधान देश कहे जाए, उसके बावजूद भी आज करीब 65-70 हजार करोड़ रुपए का खाद्य तेल हम बाहर से लाते हैं। ये हम बंद कर सकते हैं। हमारे किसानों के खाते में पैसा जा सकता है। ये पैसों का हकदार हमारा किसान है, लेकिन इसके लिए हमारी योजनाएं उस प्रकार से हमें बनानी होगी। हमने पिछले दिनों दालों में प्रयोग किया, उसमें सफलता मिली। अब दाम बाहर से लाने में, दालों को बाहर से लाने में खर्चा हमारा काफी कम हुआ है। ऐसी कई चीजें, कई खाद्य चीजें बिना कारण हमारे टेबल पर आज आ जाती है। हमारे देश के किसानों को ऐसी चीजों को उत्पादन में कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। और इसलिए ऐसे कई कृषि उत्पाद हैं जो हमारे किसान न सिर्फ देश के लिए पैदा कर सकते हैं बल्कि दुनिया को भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सभी राज्य अपनी एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके हिसाब से किसान को मदद करें। साथियों, बीते वर्षों में कृषि से लेकर पशुपालन और मत्स्य पालन तक एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाई गई है। इसका परिणाम है कि कोरोना के दौर में भी देश में कृषि निर्यात में काफी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारा पोटेंशियल इससे अनेक गुना ज्यादा है। हमारे प्रोडक्ट्स का वेस्टेज कम से कम हो, इसके लिए स्टोरेज और प्रोसेसिंग पर भी ध्यान देने की जरूरत है और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जितने भी पोटेंशियल जहां भी है उसको जोड़ना पड़ेगा। हमें जानते हैं कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में रॉ फिश एक्सपोर्ट करता है। जब मैंने प्रारंभ में कहा, वहां वो फिश प्रोसेस करके भारी मुनाफे और प्रोसेस प्रोडक्ट के तौर पर बेची जाती है। क्या हम सीधे प्रोसेस फिश प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? हमारे सभी कोस्टल स्टेट खुद अपना इनिशिएटिव लेकर के इस पूरे ग्लोबल मार्केट को ऊपर अपना प्रभाव पैदा नहीं कर सकते हैं? ऐसी स्थिति कई और क्षेत्रों, कई और प्रोडक्ट्स के साथ है। हमारे किसानों को जरूरी आर्थिक संसाधन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। તો જે રીતે આપણે સાંભળ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કર્યું હતું, વર્ચ્યુઅલ રીતે આ સંબોધન કરવામાં આવ્યું, જેમાં તમામ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ જોડાયા હતા। સાથે જ તેમણે કહ્યું કે આ વર્ષનું બજેટ પોઝિટિવ હતું
ત્યારે ભારતને હવે સંપૂર્ણ આત્મનિર્ભર બનાવવાનું છે। આ માટે રાજ્ય જે કેન્દ્ર સરકારે બજેટ રજૂ કર્યું છે તેની સાથે રાજ્ય સરકાર પણ બજેટમાં એવો સમાવેશ કરે કે જેથી દેશનો વિકાસ ઝડપી થાય। તો હાલ બુલેટિનમાં બસ આટલું જ। વધુ માહિતી માટે આપ જોડાયેલા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ સાથે અને લોગ ઇન કરો www.mantavynews.com પર। નમસ્કાર।